जनवरी 23, 1897 कटक उड़ीसा में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास रच दिया। और इस लड़के पे स्वामी विवेकानंद के लेखन और भारत के प्रति जो प्रेम था उसका बहुत ज़्यादा असर इनके ऊपर पड़ा था। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनके पिता जानकी नाथ बोस जो कि एक बहुत ही फेमस वकील थे और इनकी माता प्रभावती बोस थी। नेताजी पर इनके माता पिता का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इनका परिवार बहुत बड़ा था और बहुत ही ऊंचे लेवल का एक धनी परिवार और एक शिक्षित परिवार आप बोल सकते हो। इनकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है या फिर इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही कंफर्टेबल और एक वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली में बीता, क्योंकि ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। और स्टार्टिंग जो इनकी एजुकेशन थी यानी कि इनका स्कूल जो था प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से इन्होंने फर्स्ट स्टडी की थी। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी यहीं से इन्होंने ली थी। और इनका जो फोकस लेवल था या फिर इनका जो माइंड सेट था वो बहुत ही एक जीनियस स्टूडेंट के जैसा था और इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1914 में इन्होंने अपने आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, यानी कि यह फिलॉसफी और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा इन्होंने नंबर लाया, यानी कि यहाँ से इन्होंने आगे की अपनी स्टडी को जारी रखा। नेताजी के आरंभिक जीवन और शिक्षा ने एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनके फ्यूचर के पाठ्यक्रम को एक आकार दिया। राष्ट्रीयवाद और सामाजिक विचारों के संपर्क और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका जो अटूट विश्वास था और भारत को लेकर जो आज़ादी का उनका विचार था या फिर जो बीज आप बोल सकते हो, ये जो चीज़ें हैं ना उनको इस लड़ाई में और आगे तक ले गई। और इनकी ये जो यात्रा थी ना भारत की आज़ादी की लड़ाई की यात्रा, वो ऐसे ही कंटिन्यू रही। अब हम ये जानते हैं कि नेताजी का पॉलिटिकल जो फिलॉसफी या स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या यूज़ किया था अपनी इस लड़ाई में। तो भारत के आज़ादी संग्राम में नेताजी ने बहुत सारे पॉलिटिकल फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था और ये जो चीज़ें थी ना उनको इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा मदद की। तो पहला जो उन्होंने पॉइंट यूज़ किया था अपनी इस लड़ाई में वो था सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता। इसी भारत का समर्थन किया था जहां धर्म राज्य को प्रभावित नहीं करेगा और ना ही धर्म के नाम पर लोगों को ठगा या फिर लूटा जाएगा। यानी कि उन्होंने धार्मिक विभाजन से ऊपर राष्ट्रीयता को जोड़ दिया, यानी कि उनका मानना था कि धर्म को लेकर कोई लड़ाई नहीं की जाएगी और ना ही धर्म को लेकर लोगों में जो झगड़ा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि वो सबको इक्वली देखते थे और इसी पॉइंट को उन्होंने अपनी इस लड़ाई में भी फॉलो किया। अगली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की थी वो था सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। इन्होंने हमेशा सामाजिक आदर्शों से प्रभावित होकर नेताजी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार, आर्थिक योजना और सामाजिक न्याय और दलितों यानी कि जो छोटे जात के लोग थे उन पर ध्यान दिया और भारत की आज़ादी की कल्पना की। अगली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की थी वो था एंटी कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद विरोधी। देखिए बोस जी जो थे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को इसके खिलाफ एक बड़े पैगामे पे एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे संघर्ष किया और उनका मानना था कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है और इसका इन्होंने विरोध भी किया। अगली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की थी वो था मिलिट्री एक्शन। तो नेताजी ने 1942 में जर्मनी और जापान की मदद से भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए का गठन किया। और ये जो आईएनए का गठन हुआ था इसने दक्षिण पूर्व एशिया में धुरी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। अगली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की थी वो थी प्रोपोगंडा और मोबिलाइजेशन, यानी कि प्रचार और लामबंदी। नेताजी एक कुशल संचारक थे जिन्होंने भारतीय जनता को प्रेरित किया और संगठित करने के लिए रेडियो प्रसार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने बहुत ही पावरफुल स्पीच का इस्तेमाल किया। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की जिसने पूरे भारत में आज़ादी और उपनिवेशवाद विरोधी को एक तरह से भगाने में काफ़ी हेल्प की।
अगली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज की थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक। देखिए नेताजी जो थे वो भारत के आज़ादी संग्राम के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगी, यानी कि इंटरनेशनल हेल्प मांगी। उन्होंने बड़े पैमाने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से विदेशी यात्रा की और विश्व नेता से मुलाकात की और भारतीय हितों के लिए एक तरह से सहानुभूति जुटाई। यानी कि सिंपली जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर एक तरह से डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी का यूज़ करके भारत पे जो अत्याचार चल रहा था उसे रोकने के लिए उन्होंने बहुत तरह के स्ट्रेटेजी का यूज़ किया, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो उनका जो विजडम था। अब हम आज़ाद हिंद फौज की कहानी को भी समझ लेते हैं, जिसे शॉर्ट में INA कहा जाता है। देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक एक संगठन था, जिसे भारत की आज़ादी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल माना जाता है, जिसका गठन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में ये जो सैनिक का गठन किया गया था, यह एक बहुत बड़ा अस्त्र का एक तरह से काम किया और इसकी स्थापना जो है वो वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था उसके दौरान जापान की सहायता से 1942 में इसको संगठित किया गया था और इसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पर इस संगठन का जो विचार है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था जापान में। उन्होंने जापानी अधिकारियों से इस गठन का प्रस्ताव रखा, जिससे जापानियों ने स्वीकार कर लिया। हाँ, पहले थोड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पर बाद में वो लोग मान गए और फिर इस गठन के लिए भारत के कई हिस्सों से भारतीय सैनिक और नागरिकों को जापान बुलाया गया। और फिर ये जो गठन है इसमें ओनली लड़के नहीं, जो गठन था इसमें महिलाओं ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। और इस NI की पहली लड़ाई जो है वो 1944 में म्यांमार के इम्फाल और कोहिमा हुई। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, लेकिन और INA के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन हाँ, लास्ट में इसका जो रिजल्ट था, यानी कि सैनिक जो थे वो हार गए थे इस लड़ाई को, लेकिन इस लड़ाई ने एक तरह से भारत में संग्राम ला दिया। इस संगठन में जो सैनिक थे उनकी हार तो हुई, लेकिन देश में आज़ादी की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा तेज हो गई और कुछ सैनिक जो थे उनको एक तरह से देशद्रोही भी घोषित कर दिया गया, पर बाद में उन्हें माफ भी कर दिया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की कहानी भारत की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेसन है और सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण और बलिदान दिया और इन सैनिकों के वीरता और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। अब अगले पॉइंट को भी हम स्टडी कर लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो गठन हुआ था, बेशक ये हार गई, पर इससे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो भारत को मिले। जैसे कि इस गठन ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक और सैनिक विद्रोह को पैदा किया। दूसरा जो लाभ हुआ था वो भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। और तीसरा जो हुआ था वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया और भारत की स्वतंत्रता में ये जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। अब आज़ाद हिंद फौज में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जिसमें से पहले जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर जनरल शौकत मलिक, कर्नल गुरबख्श सिंह और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये जो कुछ प्रमुख जो लीडर थे जिन्होंने इस आज़ाद हिंद फौज में बहुत ज़्यादा अपना एक तरह से योगदान दिया। अब हम नेताजी नेशनल अवेकनिंग क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं, ये किस तरह की संस्था है। तो नेताजी नेशनल जो अवेकनिंग है, जिसे शॉर्ट में NNA कहा जाता है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे शॉर्ट में NGO भी कहा जाता है। ये जो NGO है इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये जो NGO है इसका गोल और एक्टिविटीज क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। तो पहला जो इसका गोल है वो है राष्ट्रवादी चेतना, यानी कि ये जो संगठन है इसका मेन गोल है कि भारत में राष्ट्रवादी चेतना को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाया जाए और वे राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के बारे में लोगों तक जो है इसकी जानकारी पहुंचे और जो यंग जनरेशन है उनके लिए विभिन्न तरह के क्रियाओं को, विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ को भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं।
अगला जो गोल है इस संस्था का वो है नेताजी की विरासत को एक तरह से हमेशा के लिए रखना। यानी कि इस कार्यक्रम में एक तरह से नेताजी के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में, उनके जो सिद्धांत थे उसको बहुत आगे तक ले जाना और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कितना कुछ किया, कितना ज़्यादा बलिदान किया, उसको दिखाना है और लोगों को उनके बारे में शिक्षित करना है। और एक तरह से इसमें डिफरेंट टाइप के सेमिनार और कार्यशाला भी एक तरह से आयोजित की जाती है। अगला जो गोल है वो है हिस्टोरिकल अवेयरनेस, यानी कि ऐतिहासिक जो जागरूकता है उसे भी अभी के लोगों के सामने प्रेजेंट करना और भारत को आज़ादी कितने सारे स्ट्रगल के बाद मिली है, इन सभी चीज़ों को दिखाना। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है इस संस्था का वो है यूथ एंगेजमेंट, यानी कि हम सबको पता है कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे युवा जो पीढ़ी है, यानी कि जो अभी के आने वाले जो जनरेशन है उन्हीं से लेकर ये जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी और इसमें बेहतर काम करेगी। तो उनको ऐसे शिक्षित या फिर ऐसे नॉलेज को प्रोवाइड करना है जिससे उन्हें लगे कि हमारा राष्ट्रीय गौरव जो है वो अभी भी जिंदा है। उन्हें भारत में योगदान देने के लिए प्रेरित करना और कुछ बेहतर करने के लिए उनको फोर्स करना, ये चीज़ें जो है इसका मेन गोल है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। अब हम अगले पॉइंट को कवर करते हैं जो कि मिस्ट्री एंड कंट्रोवर्शियल ऑफ नेताजी डेथ, यानी कि नेताजी के मृत्यु का रहस्य और इसमें क्या विवाद लोगों ने किया था उसको भी हम जान लेते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का जो रहस्य है वो आज भी सुलझा नहीं है। तो नेताजी की मृत्यु का जो टाइमिंग है वो बोला जाता है 18 अगस्त 1945 को उनका जो विमान था एक तरह से दुर्घटना होती है और इस दुर्घटना में उनके साथ मौजूद जो भी लोग हैं वो एक तरह से मारे जाते हैं। पर हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी इस दुर्घटना में वो नहीं मरते हैं, वो जीवित बच जाते हैं, कुछ लोगों का मानना है। और इसके पीछे लोग 3 सिद्धांत यानी कि थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, जो कि पहला है हवाई दुर्घटना। ये जो दुर्घटना हुई थी और इस सिद्धांत में लोगों का मानना है कि नेताजी जो है वो 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। पर इस सिद्धांत में कहा जाता है और कुछ एक तरह से एविडेंस को पेश किया जाता है कि नेताजी जो थे इस दुर्घटना में नहीं मरते हैं, बिकॉज इस दुर्घटना में इनकी लाश नहीं मिलती है तो लोग नहीं मानते हैं कि नेताजी जो है वो मर गए हैं और इसकी घोषणा भी लोगों ने बोल दी थी। अगला जो थ्योरी लोग प्रेजेंट करते हैं वो है सोवियत संघ में रहने का दावा। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी जो थे वो इस दुर्घटना में नहीं मारे गए क्योंकि उन्हें जापानियों ने बचा लिया था और सोवियत संघ भेज दिया था। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत जो है वो लोगों ने पेश किए और कुछ इतिहासकारों का भी ये दावा है कि सोवियत संघ में एक तरह से वो जाके रहने लगे थे और लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मरे हैं या जिंदा हैं। तो ये भी एक कंफ्यूजन है। अगला जो लोग थ्योरी प्रेजेंट करते हैं नेताजी के मरने को लेकर वो है गुमनाम जीवन जीने का दावा। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी जो थे इस हवाई दुर्घटना में नहीं थे, वो एक अलग ही जिंदगी जो थी वो बिताने लगे थे, वो अपने भेष को बदल के वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो देखिए एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई और वो जिंदा भी थे या नहीं थे, लेकिन हाँ लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? अब हम लोग शॉर्टली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काम और भारत की आज़ादी में उन्होंने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाया था उसको हम शॉर्टली थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता नेता तो थे, लेकिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्माण किया जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और उन्होंने आधुनिक प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए और भी बहुत सारे काम किए। जैसे पहला जो उन्होंने काम किया था राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्माण किया था, जिसमें नेताजी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्माण किया। उन्होंने जय हिंद नारा लगाया जो भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। दूसरा जो उन्होंने काम किया था वो आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए काम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आधुनिक और बहुत ज़्यादा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए वो हमेशा कामना करते थे। लेकिन उन्होंने एक आज़ाद भारत की मांग की और उन्होंने यंग जनरेशन को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष जाति और हर तरह के लोगों को रहने अधिकार की कामना की। अगला जो उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया वो है युवाओं को प्रेरित किया, यानी कि यंग जनरेशन को एक सही मार्ग दिखाया। नेताजी हमेशा युवाओं को एकदम उन्होंने देश के लिए लड़ने और भारत को एक फ्रीडम राष्ट्र बनाने के लिए जो यंग पीपल थे उनको एक तरह से नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है वो लाखों भारतीय जो यंग लोग थे, यानी कि जो यंग पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया और इस काम में ये बहुत ज़्यादा सफल भी हुए था। तो नेताजी हमेशा से चाहते थे कि भारत जो है एक फ्रीडम और हर तरह के जाति धर्म के रहने वाले लोगों का एक स्थान बने और एक बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र बने, और इस चीज पे उन्होंने अपना पूरा लाइफ गुजार दिया और लोगों के अंदर भी उन्होंने इस भाव को जगाया। तो हम गर्व से बस बोल सकते हैं कि भारत में नेताजी जैसे लोगों का जन्म हुआ, जिसके चलते आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हर इंडियन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक रियल हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिली और सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।